Okay, students, through this PowerPoint presentation, we will discuss the concept of thyroid hormones, analogs, and their inhibitors, right? So, starting from the general information, क्या जनरल इंफॉर्मेशन है थायराइड हार्मोन उनके एनालॉग पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स को क्या पता होना चाहिए? तो चूंकि बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन निकलते हैं, थायरॉक्सिन, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। कई बार थायराइड हार्मोन से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। इसके अलावा बच्चों को कई बार याद नहीं रहता, तो आप इसको इस तरीके से याद रखिएगा कि थायराइड हार्मोन ग्लैंड जो है 3 हार्मोन सिक्रीट करती है। T3 हार्मोन है जिसको ट्राई आयोडोथायरोनिन या लियोथायरोनिन बोलते हैं, जबकि T4 हार्मोन है दूसरा जिसको थायरॉक्सिन बोलते हैं, राइट। और तीसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन। देखिए जो दो हार्मोन हैं थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन, अगर मैं थायराइड हार्मोन बोलूं तो थायराइड हार्मोन केवल केवल उसमें जो कंसीडर होते हैं वो बेसिकली थायरॉक्सिन या ट्राई आयोडोथायरोनिन होता है, दोनों ये कंसीडर होते हैं। जब मुझे कैल्सिटोनिन बोलना होगा तो मुझे स्पेसिफाई करना होगा कि मैं थायराइड हार्मोन में कैल्सिटोनिन की बात कर रहा हूँ, राइट। जो थायरॉक्सिन T3 और T4 का सिक्रीशन है वो थायराइड फॉलिकल से होता है थायराइड ग्लैंड में, जबकि कैल्सिटोनिन का इंटर फॉलिकुलर सी सेल से होता है, राइट। कैल्सिटोनिन का वर्क कैल्शियम के प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, जबकि थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन का बहुत ही वर्सेटाइल एक्शन है जो कि हम डिटेल से पढ़ेंगे। इनकी अगर सिंथेसिस की बात करूं तो बेसिकली जब आप इनका केमिकल नेम देखते हैं तो आपको इसके सिंथेसिस की ज़्यादा आइडिया लगेगा। जैसे इसका नाम है T4 का 3,5,3-5- टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो थायरोनिन का क्या मतलब होता है? थायरोनिन बेसिकली क्या होता है कि जब दो टायरोसिन के मॉलिक्यूल कंडेंस्ड हों, राइट, दो टायरोसिन के मॉलिक्यूल जब कंडेंस्ड होते हैं तो उनका जो डेरिवेटिव होता है वो थायरोनिन कहलाता है। वही लिखा है यहाँ पे, बोथ T4 एंड T3 आर आयोडीन कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ थायरोनिन which is a condensation product of two molecule of amino acid tyrosin. Thyroxine 3,5,3-5- tetraiodothyronin, while T3 is 3,5,3-triiodothyronin. The thyroid hormone are synthesized and stored in thyroid follicle as part of thyroglobulin molecule. देखिए थायराइड ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में जो कि हार्मोन को स्टोर्ड करके रखती है इन द कोलाइडल फॉर्म। तो वो जो हार्मोन को स्टोर करके रखती है बेसिकली वो T3 और T4 को स्टोर करके रखती है। तो इस चीज़ को हमको पता होना चाहिए। और T3 T4 जो स्टोर्ड होते हैं बेसिकली वो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होकर वो स्टोर होते हैं। तो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल क्या है? वो अपने आप में एक ग्लाइकोप्रोटीन है, राइट, 606 किलो डाल्टन का, जो कि 10% शुगर को भी कंटेन करता है। वही लाइन यहाँ भी लिखी है कि द थायराइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन थायराइड फॉलिकल एज अ पार्ट ऑफ थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल विच इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। थायरोग्लोबुलिन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय थायराइड सेल्स, मॉलिकुलर वेट इतना एंड कंटेनिंग 10% ऑफ शुगर। एक सेपरेट क्वेश्चन इसका आता है, तो अगर इससे यूनिवर्सिटी के एग्जाम में अगर यहाँ से एग्जामिनेशन क्वेश्चन उठता है तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है कि राइट डाउन द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ T4 एंड T3 हार्मोन्स। तो बेसिकली इसमें आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो ये सिंथेसिस, स्टोरेज और रिलीज की जो मैकेनिज्म है इसमें कई स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अब जो डायग्राम से हम कवर करेंगे बेसिकली वो हमारा ये KD त्रिपाठी से लिया हुआ डायग्राम है। इसमें एक एक स्टेप को हम समझेंगे, लेकिन जैसा हम 1 बाय 1 स्टेप की बात करते हैं, राइट। जैसे कि सबसे पहला स्टेप है आयोडीन अपटेक। तो आयोडीन अपटेक में आपका क्या है? लाइक इस डायग्राम में ये जो सेल है ये सेल थायराइड फॉलिकल है, राइट। थायराइड फॉलिकल के सरफेस पे ये जो ट्रांसपोर्टर है दिट इज सोडियम आयोडाइड सिंपोर्ट। ये क्या है? सोडियम आयोडाइड सिंपोर्ट, इन शॉर्ट NIS बोलते हैं इसको। सोडियम आयोडाइड सिंपोर्ट
takes the I minus from the blood plasma or interstitial fluid and throw it inside of the follicular cell. मीन्स सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्ट सोडियम के पैरेलली साथ में किसको हुक करता है, I माइनस को, और I माइनस को कहां पर छोड़ देता है, इनसाइड ऑफ द फॉलिकुलर सेल, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड आयोडीन अपटेक। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि आयोडीन अपटेक में कौन सा सिम्पोर्टर इन्वॉल्व है, दैट इज सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। I माइनस जब एक बार यहाँ पर आ जाता है फॉलिकुलर सेल में, तो फॉलिकुलर सेल के अपोजिट साइड में एक सरफेस पे ट्रांसपोर्टर होता है जिसका नाम होता है पेंड्रिन, और ये पेंड्रिन ट्रांसपोर्टर इस I माइनस को होल्ड करके अपने साथ इसको इंटरस्टिशियल टू फॉलिकुलर सेल के बीच में जो स्पेस होगा उस स्पेस पर इसको छोड़ देता है। मीन्स एक क्रॉस ऑफ द फॉलिकुलर सेल लाने के लिए, इस पार से उस पार लाने के लिए सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्ट एंड पेंड्रिन ट्रांसपोर्टर का वर्क होता है। तो ये पूरा जो ट्रांसपोर्ट पार्ट है, ये जो अपटेक है, अपटेक मतलब इन बिटवीन टू फॉलिकुलर सेल तक I माइनस को लाने की बात है, वो दो चीजें इन्वॉल्व हैं, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्ट एंड पेंड्रिन ट्रांसपोर्टर। तो आपका ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा आयोडीन अपटेक का। अब बात आती है ऑक्सीडेशन एंड आयोडीनेशन, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं द कमिंग I माइनस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड थायराइड peroxidase and hydrogen peroxidase H2O2. They converts, or we can say they form I plus hypoiodous acid HOI and enzyme linked hypoiodate. So these are the product of I minus under the influence of thyroid peroxidase and H2O2, and this step is called oxidation. And once the oxidation of I minus occur and there will be formation of I plus proceed, this I plus HOI and EOI eventually combined with already present, जो वहां पे पहले से प्रेजेंट होगा इसका मॉलिक्यूल थायरोग्लोबुलिन का, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है। और ये जो पर्टिकुलर स्पेस है, ये दो फॉलिकुलर सेल, अब इस डायग्राम में एक फॉलिकुलर सेल दिखा रखा है, दो फॉलिकुलर सेल के बीच का स्पेस है। थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल पे I प्लस इस तरीके से कंबाइंड होगा कि कई बार मोनो आइडोटायरोसिन और डाई आइडोटायरोसिन हम उसको बोलेंगे। जब वन कंबाइंड होगा तो मोनो आइडोटायरोसिन I प्लस, और जब दो कंबाइंड होगा I प्लस तो उसको बोलेंगे डाई आइडोटायरोसिन। दिस थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल नाउ होल्ड्स द फॉर्म्ड MIT and DIT. Now this thyroglobulin molecule along with MIT and DIT that has been already formed under I plus HOI and EOI combination, अब ऐसा तो है नहीं कि इस थायरोग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल में जो MIT DIT है इस तरह का एक ही मॉलिक्यूल है, इसी तरह के कई मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पे। अब हम बात करेंगे कि अगर दो थायरोग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल, राइट, थायरोग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं, या ये MIT अब किससे कंबाइंड होता है, अगेन DIT से। अब दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं, या तो MIT DIT से कंबाइंड होगा, मोनो आइडोटायरोसिन डाई आइडोटायरोसिन से कंबाइंड होगा, तो मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स दो, तो दो और एक तीन मीन्स T3 हार्मोन बनेगा। अगर डाई आइडोटायरोसिन से कंबाइंड होगा, इट मीन्स ओवरऑल हम यहाँ किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, कपलिंग रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और अगेन कपलिंग रिएक्शन में कौन सा हार्मोन यूज कर रहे हैं, थायराइड पेरोक्सिडेट एंड H2O2। सो हियर वी कैन से द ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन एंड द कपलिंग, दिस इज ऑर्गेनिफिकेशन प्रोसेस, this is oxidation process, and this is coupling process. All these process involves the role of thyroid peroxidase, and after the coupling effect, a coupling effect क्या बनेगा, either T3 when MIT and DIT combined,
और जब DIT कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा T4। अब जो सिंथेसाइज्ड ये T3 और T4 हार्मोन है अलोंग विथ थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल, ये बेसिकली हम बात करेंगे। देखिए जैसे हमारा नेक्स्ट स्टेप अब आ रहा है, ऑक्सीडेशन आयोडीनेशन को हमने कवर कर दिया, कपलिंग कवर कर लिया। कपलिंग के बाद हम स्टोरेज एंड रिलीज की बात करेंगे। तो अब जब चूंकि कपलिंग के बाद हमारा T3 और T4 हार्मोन बन गया है, अब इसको हम कोलाइडल फॉर्म में, थायराइड ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जो कोलाइडल फॉर्म में T3 और T4 को along with थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल क्या करेगी, मींस यही सेम मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा और ये स्टोर फॉर्म में रहेगा इन बिटवीन टू फॉलिकुलर सेल। अब होगा क्या, रिलीज की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, जब कभी बॉडी में किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इन हार्मोन्स की, तो ये हार्मोन्स क्या करेंगे, एंडोसाइटोसिस की मैकेनिज्म होगी, ये एंडोसाइटोसिस की मैकेनिज्म। और एंडोसाइटोसिस की मैकेनिज्म से जो स्टोर्ड थायरोग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल हैं जो कि T3 और T4 कंटेनिंग है, उनको हुक किया जाएगा इनसाइड ऑफ द फॉलिकुलर सेल, इनसाइड ऑफ द लाइसोसोम। और जब ये लाइसोसोम के अंदर आएंगे, चूंकि लाइसोसोम के अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम दे विल ब्रेक डाउन द ऑल द असेंबली मींस थायरोग्लोबुलिन एंड T3 T4 MIT एंड DIT। तो प्रोटियोलाइसिस का स्टेप होगा नेक्स्ट, और प्रोटियोलाइसिस के स्टेप में T3 और T4 हार्मोन अलग हो जाएंगे, MIT एंड DIT अलग हो जाएंगे, राइट, एंड थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, जो कि फिर से उस प्रोसेस में लग जाएगा फॉलिकुलर सेल के बीच में यहाँ पर। लेकिन जो T3 अब जो MIT और DIT रिलीज हुआ वो तो डीआयोडीनेशन एंजाइम के प्रोसेस के थ्रू फिर ये I- को होल्ड करके फिर यहाँ पे I- को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, राइट। ये मींस MIT DIT से फिर I- रिलीज होगा और I- का ये फेट है फर्दर की। तो अब क्या होगा, MIT DIT तो I- प्रोड्यूस कर रहे हैं, T3 और T4 एज इट इज T3 ट्रांसफर होगा और T4 ट्रांसफर होगा। तो ये यहां तक का जो स्टेप है ये बेसिकली क्या है, स्टोरेज एंड रिलीज की हम बात कर रहे हैं। मींस रिलीज में हमने कहां तक बात की, एंडोसाइटोसिस से लेके लाइसोसोम प्रोटियोलाइटिक मैकेनिज्म से इनका अलग होना, इनका I- का फॉर्मेशन करना और T3 T4 का T3 का डायरेक्ट रिलीज होना, T4 का डायरेक्ट रिलीज होना, और थायराइड सेल्स के पैराक्राइन मैनर में T4 का कन्वर्ट होना डीआयोडीनेशन प्रोसेस के थ्रू T3 में अगेन। तो ये पूरी एक कंप्लीट प्रोसेस है पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 इंटू T3 को इंक्लूड करके। लास्ट स्टेप हमारा क्या था, पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। सो दिस इज द तो आपने पहला स्टेप देखा, आयोडीन अपटेक, ऑक्सीडेशन एंड कपलिंग, ऑक्सीडेशन एंड कपलिंग, ऑक्सीडेशन, आयोडीनेशन, कई बार कई बुक में इसको ऑर्गेनिफिकेशन भी कहते हैं, आयोडीनेशन, कपलिंग एंड स्टोरेज एंड रिलीज एंड पेरिफेरल कन्वर्जन। तो ये डायग्राम से आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, राइट। अब कई बार कई ड्रग होंगी जो थायराइड पेरोक्सिडेज इनहिबिटर होंगी, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम जो है वो ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व है, कपलिंग में इन्वॉल्व है। तो अगर इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, MIT DIT फॉर्म नहीं होगा, या यहाँ से समझे तो हम अगर कपलिंग नहीं होगा तो T3 और T4 की सिंथेसिस नहीं होगी। तो वो एक अलग पार्ट है, उसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन की, किस तरीके से थायराइड हार्मोन का रिलीज रेगुलेट होता है, राइट। तो लाइक अदर ब्रेन सेंटर्स जो है, कोल्ड एक्सपोजर होगा और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाएगा, प्लस का साइन लगा है, फ्रॉम कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और एंटीरियर पिट्यूटरी से जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड में जाएगा और वहाँ पे थायराइड हार्मोन T3 और T4 का रिलीज करवाएगा। T3 और T4 जब ब्लड में लेवल इनका बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये खुद फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू अपने फर्दर रिलीज को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे बाय इनहिबिटिंग द TSH एंड TRHH वेल। तो ये स्मॉल डायग्राम क्या दिखा रहा है, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन। अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। T3 एंड T4 का क्या इन्वॉल्वमेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ऑलरेडी हम छोटी कक्षाओं में भी ये पढ़ चुके हैं
कि जिस तरीके से टैड टेल में आयोडीन को डालने से वो उस तेल से ही लंग्स, लिम्स और अदर ऑर्गन बन जाते थे टैडपोल के। प्रैक्टिकल में भी हमने ये चीज़ देखी है। तो वही इसी बात को यहाँ पे क्या गया है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में थायराइड हार्मोन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। कैसे? T4 and T3 are essential for normal growth and development. The most remarkable action is metamorphosis. मेटामॉर्फोसिस मतलब किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से पूरे बॉडी का मतलब फॉर्मेशन। मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल टू फ्रॉग। टैडपोल से क्या बनना? फ्रॉग का बनना। द टेल इज यूज्ड अप टू बिल्ड लंग्स, लिम्स एंड अदर ऑर्गन्स। द ग्रेटेस्ट सफरर हाउएवर इज द नर्वस सिस्टम। इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब है कि अगर थायराइड हार्मोन का रिलीज कम हो तो पूरी बॉडी में जो सबसे ग्रेटेस्ट सफरर है, सबसे ज़्यादा जो डैमेज होगा या सबसे ज़्यादा जिसको लॉस होगा, उसको हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम है। यही वजह है कि जो हाइपोसिक्रीशन से प्रॉब्लम होती है, लाइक क्रेटिनिज्म, राइट, तो क्रेटिनिज्म और मैक्सिडिमा, तो उसमें क्या होता है? नर्वस सिस्टम का रिटार्डेशन ऑफ मेंटल एबिलिटी या नर्वस सिस्टम होता है। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आपको इस तरीके से देखना है। इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो थायराइड हार्मोन का जो नेचर होता है वो कैटाबॉलिक होता है। कैटाबॉलिक मतलब ब्रेक डाउन करेगा लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में। तो जब कैटाबॉलिक है तो प्रोटीन के लिए भी कैटाबॉलिक है, फैट के लिए कैटाबॉलिक है तो मतलब फ्री फैटी एसिड बनाएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट के लिए कैटाबॉलिक है इट मीन्स ये हाइपरग्लाइसेमिया कॉज करेगा, और प्रोटीन के लिए अगर ये कैटाबॉलिक है इट मीन्स ये वेट लॉस करेगा, क्योंकि वो अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करेगा। और मसल्स जो हमारी होती है प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन को ब्रेक करके वेट लॉस करवाएगा। कैलोरीजेनेसिस की बात करें तो बेसिकली थायराइड हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं। हीट इंटॉलरेंस अकर्स इन हाइपर थायरॉयडिज्म वेयर एज हाइपोथायरॉयडिज्म कॉजेज कोल्ड इंटॉलरेंस। सीवीएस में बात करें तो बेसिकली ये हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, चाहे तो हार्ट रेट की बात हो, कॉन्ट्रैक्टिलिटी या कार्डियक आउटपुट की। जबकि इन हाइपरथायरॉयडिज्म एट्रियल फिब्रिलेशन कैन आल्सो अकर, मतलब वो हार्ट रेट को बढ़ा के इवन इन फ्यू केसेस एट्रियल फिब्रिलेशन हाइपरथायरॉयडिज्म में भी होता है। नर्वस सिस्टम में बात करें हाइपोथायरॉयडिज्म, जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, मेंटल रिटार्डेशन, जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म कैन रिजल्ट इन एंजाइटी, ट्रिमर, नर्वसनेस एंड एक्साइटेबिलिटी। जीआईटी में अगर हम बात करें तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देते हैं, और हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर बात करें तो बेसिकली ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, वाइल डायरिया इन हाइपरथायरॉयडिज्म, तो ये कॉमन सी चीज है। हीमोपोइसिस की बात करें तो हाइपोथायराइड पेशेंट सफर फ्रॉम सम डिग्री ऑफ एनीमिया। जिन पर्सन में थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम होता है, कई बार ये देखा गया है कि उन इंडिविजुअल में एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। तो उसमें क्या किया जाता है कि दस T4 appears टू बी फैसिलिटेटरी टू इरेथ्रोपोइसिस। ये मान के चला जाता है कि T4 जो है उसमें कुछ इरेथ्रोपोएटिक प्रिंसिपल होते हैं जो कि हेमोपोइसिस में हेल्प करता है, राइट। रिप्रोडक्शन की बात करें तो बट ऑब्वियस सी बात है कि थायराइड हैज एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन। फर्टिलिटी इज इम्पेयर्ड इन हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में फर्टिलिटी इम्पेयर्ड होती है और कई बार वुमेन सफर करती है ओलिगोमेनोरिया की। ओलिगोमेनोरिया मतलब इम्बैलेंस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उसमें क्या होता है? ओलिगोमेनोरिया में नॉर्मल थायराइड फंक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे पहले ये भी ड्यूरिंग फॉर कंसीविंग और कंसीव करने के लिए ये भी देखा जाता है कि प्रॉपरली थायराइड हार्मोन का लेवल बैलेंस्ड हो है या नहीं, क्योंकि थायराइड हार्मोन का लेवल बैलेंस्ड होने से ओलिगोमेनोरिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपके फार्माकोलॉजिकल एक्शन हुए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका। थायराइड हार्मोन में जो T3 और T4 होता है, T3 हार्मोन ही केवल अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा, T4 बाहर पेरीफेरी में कन्वर्ट हो जाएगा ऑलरेडी 5-डीआयोडीनेज एंजाइम के प्रेजेंस में T3 में। T3 ही न्यूक्लियस को क्रॉस करेगा, T4 क्रॉस नहीं करेगा। और T3 देखिए ये इस तरीके से दिखा रखा है, ये थायराइड रिसेप्टर है, राइट। और ये जो एक शेप में दिखा रखा है ये कोरिप्रेसर है। कोरिप्रेसर मतलब मीन्स कोरिप्रेसर जब तक रहेगा तो थायराइड अपने हार्मोन से बाइंड नहीं हुआ।
तो ये इसकी ओवरऑल पूरी असेंबली है जिसमें कोर प्रेशर है, ये न्यूक्लियस के अंदर की बात है। न्यूक्लियस के अंदर जो एंटर कर रहा है वो केवल T3 कर रहा है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। T4 T3 में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ 5' डिआयोडीनेज। तो अब इसको इस तरीके से समझेंगे, थायराइड रिसेप्टर है, थायराइड रिसेप्टर में ऑलरेडी कोर रिप्रेसर प्रेजेंट होता है, जो कि ये कोर रिप्रेसर हटना बहुत जरूरी है जब T3 इस पे बाइंड होगा, या आप कह सकते हो जब T3 बाइंड होगा तो कोर रिप्रेसर ऑटोमेटिकली हट जाएगा। और ये ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेस्ड है, अभी ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेस्ड है थायराइड रिस्पॉन्स एलिमेंट से, मन मीन्स अभी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा। लेकिन देखिए जैसे T3 आता है तो T3 अपने साइड से बाइंड हुआ, और T3 जब अपने साइड से बाइंड हुआ तो इसने को रिप्रेसर को रिमूव करके क्या कर दिया, यहाँ पे को एक्टिवेटर लगा दिया, और को एक्टिवेटर ने थायराइड रिस्पॉन्स एलिमेंट को एक्टिवेट किया, एंड दैट लीड्स टू द ट्रांसक्रिप्शन, एंड ट्रांसक्रिप्शन रिजल्टिंग इन द mRNA synthesis. Means T3 and T4 must dissociate from thyroxine binding globulin and or TBG in plasma before entry into cell. जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो T3 एंड T4 हार्मोन है वो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड होता है। तो इसी बात को कहा जा रहा है कि अगर न्यूक्लियस के अंदर, चूंकि जैसे थायराइड हार्मोन अपना न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू एक्शन देता है, तो उस समय थायरोग्लोबुलिन का मॉलिक्यूल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर ही क्लीव्स कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, राइट। जो पहले हमने पढ़ा था ये वाला पार्ट, ये आपका थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन का पार्ट है, और ये जो हम देख रहे हैं कि थायराइड हार्मोन अपना एक्शन कैसे देता है, राइट, इस पार्ट में, राइट। अब हम बात करेंगे कि T3 और T4 में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स को ये जरूर पता होना चाहिए, अदरवाइज हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि T3 और T4 तो दोनों एक जैसे हैं, थायराइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बेसिकली T4 जो होता है ये मेजर सर्कुलेटिंग हार्मोन होता है, बिकॉज इट इज 15 टाइम्स मोर टाइटली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। क्योंकि कई बार किसी बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि T4 तो बाहर कन्वर्ट हो जा रहा है T3 में, फिर मेजर सर्कुलेटिंग हार्मोन T4 कैसे हुआ। तो उसका टेक्निकल जवाब यही है, क्योंकि T4 जो होता है वो 15 टाइम्स मोर टाइटली बाउंड होता है प्लाज्मा प्रोटीन के, और जो टाइटली बाउंड प्लाज्मा प्रोटीन से T4 होगा वो कभी कन्वर्ट नहीं होगा, मीन्स जब फ्री होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वैसे कन्वर्ट बाउंड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं कि T4 जो है मेजर सर्कुलेटिंग हार्मोन है इन द ब्लड प्लाज्मा इन कंपैरिजन टू T3। दूसरी बात करें तो T3 होता है 5 टाइम्स मोर पोटेंट देन T4 एंड एक्ट्स फास्टर। फास्टर एक्शन किसका होता है, T3 का, और ये मोर पोटेंट भी होता है। यही वजह होती है कि पीक इफेक्ट ऑफ T3 कम्स इन 1 से 2 दिन, वाइल T4 टेक्स 6 से 8 दिन। इसीलिए हम इमरजेंसी में जब भी यूज करते हैं तो हम T3 के लिए करते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म के लिए हमको अगर यूज करना हो तो हम T4 को यूज करते हैं। ये लास्ट स्टेप में यहाँ पे लिखा हुआ है। बहरहाल T3 is more widely bound to nuclear receptor than T4, and T4 receptor complex is unable to activate or depress gene transcription. T3 जो अभी हमने इस स्टेप को यहाँ पे देखा, बेसिकली T3 ही बाउंड कर रहा था अपने रिसेप्टर से, जो कि थायराइड रिसेप्टर था, राइट। यहां पर T4 ऑलरेडी इन द प्लाज्मा कन्वर्ट कर दिया जाता है 5' डिआयोडीनेज की प्रेजेंस में T3 में, बिकॉज T3 हैज ओनली कैपेबिलिटी टू क्रॉस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस पॉइंट को यहां पे कहा गया है, राइट। अबाउट 1/3 of T4 is converted to T3 in the thyroid cells, liver, kidney by type 1 deiodinase and released into circulation. 1/3 of T4 is converted into T3 in the thyroid cell, जबकि लीवर और किडनी में टाइप 1 डिआयोडिनेज 1 की मदद से एंड रिलीज इनटू सर्कुलेशन। T3 इज जनरेटेड विद इन टारगेट सेल। टारगेट सेल में T3 जनरेट होता है, स्केलेटल मसल, हार्ट, ब्रेन एंड पिट्यूटरी बाय अनदर टाइप D2 ऑफ डिआयोडिनेज। D2 डिआयोडिनेज से T3 कन्वर्ट होता है स्केलेटल मसल, हार्ट, ब्रेन एंड पिट्यूटरी में। मींस डिआयोडिनेज एंजाइम दो तरीके के यहाँ पे हैं, D1 और D2
D2 का जो इन्वॉल्वमेंट है वो स्केलेटल मसल, हार्ट, ब्रेन एंड पिट्यूटरी में है, जबकि लीवर किडनी में हम बात करेंगे तो वहां पे डिआयोडीनेज फर्स्ट टाइप का है, और दोनों का फंक्शन ये है कि T4 को T3 में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे सेम वही पॉइंट लिखा है कि जो T3 होता है वो इमरजेंसी में यूज होता है, लाइक इन मिक्सडेमा कोमा, while T4 thyroxine preferred for long term use in hypothyroidism। सो ये एक कॉमन से और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे क्या है, लाइक इनका यूजेज, लाइक अब अगर आप हाइपोथायराइडिज्म की बात करें, मीन्स अगर हम T3 और T4 की यूज की बात कर रहे हैं तो बट ऑब्वियसली बात है कि हाइपोथायराइडिज्म में हम T3 और T4 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जितनी चीजें लिखी गई हैं, लाइक क्रेटिनिज्म, एडल्ट हाइपोथायराइडिज्म, मिक्सोडेमा, चिल्ड्रन में जो हाइपोथायराइडिज्म होगा उसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं, दोनों में मेंटल रिटार्डेशन मेन वो होता है। मिक्सडेमा कोमा, नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर, थायराइड नोड्यूल, पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। तो ये सारी प्रॉब्लम्स में थायराइड हार्मोन का रिलीज कम हो जाता है, और यही वजह होती है कि थायराइड हार्मोन का यूज हम इन प्रॉब्लम्स में करते हैं। क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे तो ये आपका क्लासिफिकेशन है, कुछ ड्रग हार्मोन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही हैं, कुछ ड्रग आयोडाइड ट्रैपिन को इनहिबिट कर रही हैं, कुछ ड्रग हार्मोन रिलीज को इनहिबिट कर रही हैं, और कुछ डिस्ट्रॉय कर रही हैं थायराइड टिश्यू। लाइक अगर हम बात करें फर्स्ट कैटेगरी के ड्रग प्रोपाइल थायोयूरेसिल एंड मेथिमाजोल, यहाँ पे जो ये कैटेगरी दी गई है बेसिकली इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस की। तो अगर इसको आप डिटेल देखेंगे तो बेसिकली इस कैटेगरी की जो ड्रग है वो थायराइड पेरोक्सिडेज इनहिबिटर्स के नाम से भी जानी जाती है। थायराइड पेरोक्सिडेज इनहिबिटर, अब थायराइड पेरोक्सिडेज कहाँ कहाँ पर इन्वॉल्व है, तो जब हम इस चीज को देख रहे थे तो हमको क्लियर किया कि थायराइड पेरोक्सिडेज यहाँ पे मैंने कहा ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी एक्चुअली थायराइड पेरोक्सिडेज इन्वॉल्व होता है, मीन्स ऑर्गेनिफिकेशन में, कपलिंग में भी थायराइड पेरोक्सिडेज इन्वॉल्व है। तो अगर ये थायराइड पेरोक्सिडेज को हम इनहिबिट कर देंगे तो ये स्टेप नहीं होगा, इट मीन्स T3 एंड T4 की अल्टीमेटली सिंथेसिस नहीं होगी। तो इस चीज को हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो थायराइड पेरोक्सिडेज catalyzes three reaction: oxidation, organification and coupling in the process of thyroid hormone synthesis. These drug inhibit the formation of new thyroid hormone। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज को समझने का यहाँ पे, क्योंकि थायराइड पेरोक्सिडेज को इनहिबिट करके थायराइड हार्मोन के रिलीज को कम कर रही हैं ये थायराइड पेरोक्सिडेज इनहिबिटर, लाइक प्रोपाइल थायोयूरेसिल, प्रोपाइल थायोयूरेसिल एंड मेथिमाजोल एंड कार्बिमाजोल। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने की बात है कि अगर ऑलरेडी, चूंकि हमको पता है कि थायराइड ग्लैंड में ऑलरेडी थायराइड हार्मोन स्टोर्ड होता है, सिंथेसाइज्ड थायराइड हार्मोन, तो जब तक वो, चूंकि ऑलरेडी जो सिंथेसाइज्ड हो चुका है हार्मोन और जो स्टोर है वो अपना एक्शन तो देगा ही देगा, राइट। तो उस केस में जब हमको हाइपरथायराइडिज्म में हम बेसिकली इन ड्रग का यूज करेंगे, तो जब उस केस में हम यूज करने की बात कहेंगे तो वो तभी हम इन ड्रग को यूज कर सकते हैं जब आपका ऑलरेडी जो स्टोर्ड थायराइड हार्मोन है वो डिप्लीट हो चुका हो, राइट, तभी इनका इफेक्ट आएगा। इसीलिए कहते हैं, अब आप इसको बेहतर समझ पाएंगे, these drug inhibit the formation of new thyroid hormone, but their action manifest only when already stored pool of T3 and T4 is utilized. Thus a lag period of 1 to 3 week is present। यही वजह होती है कि इनको 1 से 3 वीक तक इनका कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि ये न्यू हार्मोन की सिंथेसिस को तो बंद करती हैं, लेकिन जो ऑलरेडी फॉर्म्ड स्टोर्ड थायराइड हार्मोन है वो अपना एक्शन 3 वीक तक एटलीस्ट देता रहता है। मेजर डिफरेंस अगर हम बात करें कार्बिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरेसिल की जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो प्रोपाइल थायोयूरेसिल होता है, PTU इन शॉर्ट बोलते हैं, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है, इसको हम प्रेगनेंसी में भी यूज करते हैं। शॉर्ट प्लाज्मा हाफ लाइफ होती है, और शॉर्ट प्लाज्मा हाई लाइफ होने की वजह से इसको मल्टीपल डोजिंग की जाती है, डेली डोजिंग। ऑल्सो इनहिबिट पेरीफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3, मीन्स PTU एडिशनली पेरीफेरल कन्वर्जन भी इनहिबिट करता है T4 का T3 में। PTU has been found to be hepatotoxic and FDA has declared methimazole as preferred drug over PTU for all patients except in first trimester of pregnancy and lactation। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के लिए जो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में अगर हाइपरथायराइडिज्म के लिए बेसिकली हम जो ड्रग यूज करते हैं
वो प्रोपाइल थायोयूरेसिल करते हैं। और लेकिन इसके अलावा अदर किसी भी केसेस में एफडीए ने अप्रूव्ड किया है मेथिमाजोल को इन कंपैरिजन टू मेथिमाजोल बेटर इफेक्ट देती है इन कंपैरिजन टू प्रोपाइल थायोयूरेसिल, क्योंकि प्रोपाइल थायोयूरेसिल में हेपेटोटॉक्सिक इफेक्ट होता है। नेक्स्ट कैटेगरी की हम बात करेंगे, तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको एग्जामिनेशन में इतना लिखना होगा फाइनल एग्जाम में, राइट। अब हम बात करेंगे सेकेंड क्लास इनहिबिटर ऑफ सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। तो हम इसको बिल्कुल क्लियर पढ़ चुके हैं कि सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर अगर ये इनहिबिट हो जाएगा, इस मीन आई माइनस का अपटेक नहीं होगा इनसाइड ऑफ द फॉलिकुलर सेल। लेकिन इसके साथ क्या बात है कि इसमें एग्जांपल जैसे थियोसानेट, फ्लुवोरेट, परक्लोरेट, नाइट्रेट इनहिबिट द ट्रांसपोर्टर एंड द थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। दीज ड्रग आर वेरी टॉक्सिक एंड आर ऑब्सोलीट नाउ। ये टॉक्सिक बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इनको हटा दिया गया है। थियोसानेट इज प्रोड्यूस्ड बाय कैबेज, सिगरेट स्मोकिंग एंड सोडियम नाइट्रोसोप्रोसाइड। यही वजह होती है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपको पता होना चाहिए। कैबेज मीन्स पत्ता गोभी जो होती है, और सिगरेट स्मोकिंग या सोडियम नाइट्रोसोप्रोसाइड, इसमें मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होती है किसकी, थियोसानेट की। ये कैसे है, इनहिबिटर ऑफ सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। मीन्स अगर आप कैबेज ज़्यादा खाते हैं तो चांसेस हैं कि आपके हाइपोथायराइडिज्म के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। इनहिबिटर्स ऑफ थायराइड हार्मोन रिलीज। थायराइड हार्मोन को रिलीज कौन करे, रिलीज को इनहिबिट करने की बात है। तो बेसिकली लाइक सोडियम आयोडाइड है या पोटेशियम आयोडाइड है या ल्यूगॉल सोल्यूशन है। ल्यूगॉल सोल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन होता है, राइट। एक्ट एज थायराइड कॉन्स्टिपेटिंग एजेंट बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ T3 एंड T4। थायराइड कॉन्स्टिपेटिंग एजेंट भी इन्हीं को बोलते हैं। These drug are the fastest acting drug होती हैं, make thyroid gland shrink in size and decrease vascularity। ये क्या करती हैं, ये कैटेगरी की ड्रग थायराइड ग्लैंड के साइज को भी श्रिंक करती हैं और डिक्रीज कर देती हैं वेस्कुलरिटी को। और इस प्रॉपर्टी की वजह से बेसिकली ये प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन के पहले these properties are utilized in pre-operative preparation of thyroid gland। इनको हम बेसिकली यूज करते हैं ऑपरेशन के पहले। थायराइड स्टॉर्म इज अनदर इंडिकेशन ऑफ दीज ड्रग। थायराइड स्टॉर्म में भी हम इनहिबिटर ऑफ थायराइड हार्मोन रिलीज का इनहिबिट करते हैं, क्योंकि ये फास्टेस्ट एक्टिंग होती है। लास्ट कैटेगरी की जो ड्रग है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो बेसिकली जो जैसे आयोडीन 131 है, वो मोस्ट कॉमनली यूज रेडियोएक्टिव आयोडीन है, जिसकी हाफ लाइफ 8 डेज होती है। स्टेबल आइसोटोप 121 होता है। जब इसको इसका सोडियम सॉल्ट को हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, तो ये एक्टिवली अपटेक कर ली जाती है सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर के थ्रू इनसाइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और वहां पर वो I माइनस थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के साथ T3 और T4 के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। और वहां पे चूंकि ये रेडियोएक्टिव I माइनस है, तो वो क्या करता है, इमिट करता है एक्स रेज एंड बीटा पार्टिकल को। अब चूंकि ये कैपेबिलिटी होती है बीटा पार्टिकल के अंदर कि वो पेनिट्रेट कर सकते हैं 0.5 से 2 mm ऑफ द टिश्यूज को, जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं सेलेक्टिवली किसको, थायराइड ग्लैंड को। क्योंकि थायराइड ग्लैंड में ही सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्ट को सेलेक्टिवली I माइनस को लेने की कैपेबिलिटी होती है। इट मीन्स कंसंट्रेटेड, और उसका बॉडी में कहीं इफेक्ट नहीं आता। लेकिन रिस्पॉन्स ऑब्जर्व विल बी वेरी स्लो एंड मेक टेक 3 months। रेडियोएक्टिव आयोडीन थेरेपी इज प्राइमरली इंडिकेटेड फॉर पेशेंट ओल्डर देन 35 ईयर। तो बेसिकली इसमें टारगेट किया जाता है थायराइड टिश्यूज को, ताकि ओवर सिक्रीशन ना हो। एडजुवेंट ड्रग की हम बात करें तो बीटा ब्लॉकर एंटागोनाइज द सिंपैथेटिक इफेक्ट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। जब थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है तो बट ऑब्वियस सी बात है ट्रिमर की कंडीशन होगी, और हार्ट रेट में जैसा कि हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन में देखा, तो ओवरऑल जब ये चीज़ें बूस्टअप होती हैं तो इनको बैलेंस करने के लिए कई बार थायराइड हाइपरथायराइडिज्म के केसेस में बैलेंस करने के लिए एंटी थायराइड ड्रग तो हम देते ही देते हैं, साथ ही साथ एडजुवेंट हम बीटा ब्लॉकर भी प्रिफर करते हैं। वही लिखा है, बीटा ब्लॉकर एंटागोनाइज द सिंपैथेटिक इफेक्ट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस लाइक ट्रिमर, पाल्पिटेशन एंड एंजाइटी। So this is all about thyroid hormones, their analogs and inhibitors. Thank you very much.